रजिस्टर्स, कार्बन कलर कोड रजिस्टर्स क्या चीज़ हैं? असल में हम जब कंपोनेंट्स, रेजिस्टेंस कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं सर्किट्स के अंदर, तो सर्किट्स के अंदर यूज़ करते वक्त यूँ नहीं कि कोई रेजिस्टेंस उठाई और लगा दी। अब हमें उस सर्किट के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो ये बड़ा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाता है कि आप बार बार एक कंपोनेंट को चेक कर रहे हैं। तो उस मसले को हल करने के लिए हम कार्बन के बने हुए कलर कोड्स यूज़ करते हैं, मतलब रजिस्टर यूज़ करते हैं जिनके ऊपर कलर्स की मदद से कोड लगा होता है। मतलब वो जो कलर का कोड है इसका मतलब उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस ही है। तो कार्बन कलर कोड रजिस्टर्स, कार्बन कलर कोड रजिस्टर्स बने होते हैं कार्बन के और सिरामिक मटेरियल्स के, ठीक है। और बनाने के बाद इनके ऊपर कलर्स लगा दिए जाते हैं। इन कलर्स की तादाद 3 भी हो सकती है, एक वक्त में 4 भी हो सकती है, ठीक है। कितना कलर्स की तादाद है वो 3 भी हो सकती है, 4 भी। सपोज मैंने कार्बन और सिरामिक मटेरियल के कॉम्बिनेशन से एक रजिस्टर बनाया। इस रजिस्टर को बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिखी, मैंने उसकी जगह पर क्या किया, एक कोड लगा दिया। और वो कोड कलर्स की फॉर्म में है। और वो कोड कितने कलर्स में हो सकता है? 3 भी उस पर बैंड हो सकते हैं कलर्स के, 4 बैंड्स भी हो सकते हैं। सपोज उसके ऊपर 3 बैंड्स हैं, 1 बैंड नंबर 2 और ये उसके ऊपर कोई तीसरा बैंड नंबर 3 है। ये भी मुमकिन है कि उसके ऊपर 4 बैंड्स हों, 4 बैंड्स हों। तो कुछ सिचुएशन आपके लिए यूँ बनेगी कि बैंड नंबर 1, 2, 3 अप टू 4, ये उस बैंड नंबर 1 आ गया। नेक्स्ट ये बैंड नंबर 2, बैंड नंबर 3, नेक्स्ट आ गया ये बैंड नंबर 4। अब इन कार्बन कलर कोड रजिस्टर्स में एक तरतीब है कलर्स की। सबसे पहले है ब्लैक, दूसरी है ब्राउन, तीसरा कलर है रेड, फोर्थ कलर इज ऑरेंज, नेक्स्ट इज येलो, next is green, next is blue, next is violet, next is gray and the last one is white। मतलब ये जो पहले 3 बैंड्स हैं इनका कलर इन्हीं में से कोई होगा। और ब्लैक के लिए नंबर है 0, ब्राउन के लिए नंबर है 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 और वाइट 9 कलर। तो ये इन कलर्स की एक बिल्कुल तरतीब है, आपको इसी तरह याद रखनी है। पहले 3 कलर्स इसी तरह के होंगे। मतलब इस बात का ये है कि मैं कह देता हूँ ये कलर है, सपोज इट इज़ रेड, this color is this is red, this second color is green, this third color let's say it is orange। तो पहले 3 कलर्स तो यही होंगे। फोर्थ कलर क्या होगा? फोर्थ कलर या तो एग्जिस्ट ही नहीं करता जिस तरह ऊपर बनाया, अगर एग्जिस्ट करता है तो फोर्थ बैंड में 2 कलर हो सकते हैं, ईदर इट कैन बी गोल्ड और सिल्वर। ये या तो गोल्ड हो सकता है या फिर सिल्वर हो सकता है। मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ इट इज़ गोल्ड। तो अब 4 कलर मैंने एक रजिस्टर बनाया, उसके ऊपर ये 4 कलर्स लगाए। तो इन 4 कलर्स के पीछे रेजिस्टेंस एक है कि इस कार्बन कलर कोड रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। उसके लिए रूल्स ये हैं कि सबसे पहली चीज़, पहला कलर है ना रेड, तो इसका नंबर ढूंढें कितना है 2, तो उस नंबर को लिख दें 2। पहला कलर पहला नंबर, दूसरा ग्रीन, तो ग्रीन यहाँ पर हमने मेंशन किया 5 पे, दूसरा कलर उसका नंबर। थर्ड ऑरेंज, वेयर देयर इज ऑरेंज इट इज़ 3। तो तीसरा नंबर, तीसरा कलर
जो नंबर उतने जीरोस, ऑरेंज है ना, नंबर उसका 3 है, 3 जीरो लगा दी। पहला कलर पहला नंबर, रेड का नंबर 2, दूसरा कलर ग्रीन, ग्रीन का नंबर 5, दूसरा कलर दूसरा नंबर, तीसरा कलर तीसरा बैंड ऑरेंज, तो जो नंबर उतने जीरोस। और गोल्ड है तो गोल्ड लगा हुआ है तो आपने साथ इसके लिखना है ±5%। अगर गोल्ड का केस है तो हम इसके साथ लिखेंगे ±5%। ±5% का मतलब इसकी ये रेंज है कि इस 25,000 से 5% कम, 25,000 से 5% ज़्यादा। तो नेक्स्ट हम अब कैलकुलेट करेंगे कि ये 25,000 का 5% बनता कितना। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आंसर आता है 1250। तो हम यूँ लिख लेंगे इसके 25,000 प्लस माइनस ये 5%, 25,000 का निकालना है, तो ये आपके पास आंसर आएगा 1250। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट इसमें अब हमने ये करना है कि इस वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, इसी वैल्यू को इसमें ऐड कर दें। पहले करेंगे आप सब्ट्रैक्शन करके लिखते हैं 25,000 माइनस 1250, तो ये हमारे पास आंसर आता है 23750। और अगर हम ऐड करें तो ऐड करके हमारे पास आंसर आएगा 26250। ये आंसर आ गया ऐड करने के बाद। मतलब इस बात का ये हुआ कि कार्बन कलर कोड, ये जो कार्बन कलर कोड बना हुआ है इसकी रेजिस्टेंस 23,750 से लेकर 26,250 तक है, ये उसकी रेंज। फिर देख लें स्टेप्स। सबसे पहले कलर था रेड, रेड का नंबर 2 लिख दिया। दूसरा कलर ग्रीन, ग्रीन का नंबर 5 लिख दिया। तीसरा कलर ऑरेंज, जो नंबर उतने ज़ीरोज़, ऑरेंज का नंबर 3, कितने ज़ीरो 3 लगा दिए। चौथा कलर गोल्ड, गोल्ड के केस में हमने कितना लिखा 5%। ये क्या चीज़ है, इस 5% को हम लोग नाम देते हैं इट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है इन अ सेंस रेंज, कि इतनी वैल्यू की वेरिएशन हो सकती है कमी बेशी के साथ, तो ±5%। फिर हमने इस 25,000 का 5% निकाला विच इज़ इक्वल टू 5% आपने यूँ निकालना है 25,000 जितनी भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है 5/100 से, तो ये आपने उसका 500 निकाल लिया, दैट कम्स आउट एज 1250। इस 1250 को पहले सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, फिर 25,000 में इसको ऐड करके लिख दें, तो ये रेंज है कि छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू, पहले छोटी लिखिएगा, माइनस पहले कर लीजिएगा, ये गलती नहीं करनी। अब हम एग्जांपल थोड़ी सी चेंज करते हैं। हम एग्जांपल चेंज करके एक नई बनाते हैं कि एक कार्बन कलर कोड रजिस्टर है, पहला कलर रेड है, दूसरा कलर यहाँ से कोई पिक कर लेते हैं दैट इज़ वायलेट 7, तीसरा कलर जो उसके ऊपर बना हुआ है दैट इज़ येलो, और चौथा जो कलर है दैट इज़ सिल्वर। पहला कलर रेड, वायलेट, येलो एंड सिल्वर। रेड का नंबर 2, पहला कलर पहला नंबर 2, वायलेट दूसरा कलर दूसरा नंबर 7, येलो तीसरा कलर जो नंबर उतने ज़ीरोस 4, येलो का नंबर 4 तो कितने ज़ीरो 4, 1 2 3 4, और सिल्वर के लिए आपने लिखना होता है ±10%। गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है 5%, सिल्वर के केस में टॉलरेंस कितनी है 10%। ओके 10% निकालें इस 2,70,000 का, इट विल कम आउट एज 27,000। सो प्लस माइनस एक ज़ीरो कम करके आगे लिख दें, 10% में एक ज़ीरो कम हो जाता है, सो 27,000 प्लस माइनस के साथ, तो 2,70,000 माइनस 27,000, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इट कम्स आउट एज 243,000 और प्लस करें इसी रेंज को, अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो ऐड करने पर आंसर आ रहा है 297,000। तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, इतने ओहम्स से लेकर इतने ओहम्स तक,
सेम यहाँ पर भी इसी तरह यूनिट को रिप्लेस कर दें. व्हाट इफ देर आर 3 कलर्स बैंड, चौथा कलर का बैंड हो ही ना. अगर फोर्थ बैंड मिसिंग हो तब हम टॉलरेंस कंसिडर करते हैं 20%. ठीक है, अगर फोर्थ बैंड मिसिंग हो तो हम टॉलरेंस कंसिडर करते हैं 20%. तो पहला कलर मैं कह देता हूँ इट इज़ ब्राउन. पहला कलर मैंने कह दिया ब्राउन. दूसरा कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, लेट्स से इट इज़ वाइट. इट इज़ वाइट. थर्ड कलर दैट वी आर गोइंग टू पिक इज, लेट्स से इट इज़ रेड. और फोर्थ कलर मिसिंग है. तो ब्राउन पहला कलर, पहला नंबर ब्राउन 1, वाइट नंबर 9, रेड नंबर 2. जो नंबर तीसरे का उतने 0. पहला कलर पहला नंबर वाइट, दूसरा कलर दूसरा नंबर रेड, तीसरा कलर जो नंबर उतने जीरोस. प्लस माइनस चौथा बैंड नहीं है, फोर्थ बैंड ना हो तो 20%. 1900 का 20%, 1900 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आंसर आता है 380. तो 380 1900 प्लस माइनस 380, तो इसमें से 1900 माइनस आंसर इट कम्स आउट 1520 ओहम्स. और प्लस करने पर ये आंसर हमें कितना मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर लें, इट विल बिकम 2280 ओहम्स. तो ये है जी कार्बन कलर कोड रजिस्टर को निकालने का, फाइंड करने का तरीका. फिर सुन लें सिंपल से रूल. पहला कलर पहला नंबर, दूसरा कलर दूसरा नंबर, तीसरा कलर जो नंबर उतने ज़ीरोस, चौथा कलर या तो होगा गोल्ड या होगा सिल्वर. गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो प्लस माइनस 10%, एंड दिस इज़ कॉल्ड टॉलरेंस. और अगर चौथा कलर है ही नहीं तो तब टॉलरेंस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 20%. ठीक है, और फिर उसी तरह आपने कैलकुलेशन करनी है. एक्सरसाइज के अंदर दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक के ऊपर, बाकायदा तौर पर कार्बन कलर को रजिस्टर बनाए गए हैं, उनको आपने खुद से सॉल्व करना है. ठीक, हम जब एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तो वहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिपीट करवा दूंगा, वहाँ पर ये क्वेश्चंस दोबारा से डिस्कस हो जाएंगे. नेक्स्ट अब दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो टॉपिक है वो है रियोस्टेट. सो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया जी रियोस्टेट. रियोस्टेट क्या चीज़ है? रियोस्टेट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर. रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर है. अभी तक हम जो रजिस्टर्स डिस्कस कर रहे थे ना, उनके अंदर रेजिस्टेंस की एक फ़िक्स वैल्यू है. रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे एक्सीड नहीं कर सकती. अब रियोस्टेट के केस में क्या है, हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस को चाहें तो कम कर लें, चाहें तो ज़्यादा कर लें. अब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद कहाँ पर होगी? तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद उन तमाम तर जगहों पर होगी जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं. अब एक्सपेरिमेंट में ये मुमकिन नहीं होता कि एक रजिस्टर लगा हुआ है और रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, रजिस्टर अब उठा के वो हटा दें, नया लगाएँ. रिप्लेस करते वक्त बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये काम होता है. तो हम उसकी जगह क्या करते हैं, एक वेरिएबल रजिस्टर लगा देते हैं. वेरिएबल रजिस्टर क्या काम करेगा, वही हमारा काम आसान कर देगा. हम सिर्फ उसके ऊपर स्लाइड करेंगे, वैल्यू थोड़ी सी चेंज करके एडजस्ट करके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और उसके आगे वर्किंग फिर से शुरू हो जाएगी. तो सबसे पहले आते हैं जी, डिस्कस करते हैं व्हाट अबाउट द कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन इसकी यूँ है कि सबसे पहले यहाँ पर ऊपर एक होता है जी मेटल रॉड. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको ये दिखा भी दिया जाए इंस्ट्रूमेंट लाके. तो यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया मेटल रॉड. इस मेटल रॉड के साथ एक पॉइंटर अटैच होता है, दैट इज़ अ मूवेबल पॉइंटर. ये पॉइंटर मूव कर सकता है. ठीक हो गया, ये पॉइंटर मूवेबल है. और इसी के साथ यहाँ पर एक टर्मिनल ए भी है. ठीक है, यहाँ पर ये जो टर्मिनल है दैट इज़, लेट्स से यू कैन से इट इज़ टर्मिनल बी और सी, इट डजंट मैटर. मैं इसको सी का नाम दे रहा हूँ अपनी आसानी के लिए. इस फ्रेम के साथ यहाँ पर एक नीचे फ्रेम अटैच होता है छोटा सा. यहाँ पर इसकी कंडक्शन नहीं होती, यहाँ पे आपस में कोई लिंक नहीं है इनका. नीचे यहाँ पर एक फ्रेम अटैच है और इस फ्रेम के ऊपर एक वायर को
हमने वाउंड किया हुआ है, लपेट के इसके ऊपर एडजस्ट किया हुआ है। ये जो वायर है ये मैंगानिन की वायर है। मैंगानिन एक रेजिस्टेंस वायर है और डायग्राम साफ सुथरी हमेशा की तरह। तो मैंगानिन की वायर को हमने इसके ऊपर जब वाउंड करेंगे तो यही रेजिस्टेंस वायर है और इसका यहाँ पर हमने यूँ टर्मिनल के ऊपर यहाँ पर भी इसको अटैच किया होता है। लेकिन याद रखिएगा कि इन टर्मिनल्स में ये जो मैंने साइड पे बनाए इनका कंडक्शन नहीं होती, इनका सिर्फ सपोर्टिव रोल है। अब पॉइंटर यहाँ पर साथ टच हो रहा होता है इस मैंगानिन वायर के साथ और बेसिक फ्रेम के नीचे एक और रॉड और यहाँ पर एक उसका टर्मिनल हमने बनाया होता है, दैट इज़ टर्मिनल बी। अब होगा क्या, करंट की एंट्रेंस कहाँ से होगी, करंट का एग्ज़िट कहाँ से होगा। तो करंट की एंट्रेंस होगी टर्मिनल ए से। हम यहाँ से टर्मिनल ए को वायर की मदद से करंट प्रोवाइड करेंगे। अब करंट के पास यहाँ पर गुज़रने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये है कि करंट यहाँ से ट्रैवल करे, इसमें वो यहाँ से मूव करके बाहर चला जाए। ये जो बीच में मैंने स्प्रिंग टाइप बनाया ना, ये असल में एक वायर है, यही रेजिस्टेंस वायर है। इस रेजिस्टेंस वायर की मदद से हमने पोटेंशियल को चेंज करना है। अब इस रेजिस्टेंस वायर के ऊपर याद रखिएगा, अगर पूरी की पूरी रेजिस्टेंस वायर हम यूज़ करें, अगर तो हम पूरी की पूरी रेजिस्टेंस वायर यूज़ करें, मतलब यहाँ पर है पॉइंटर, पॉइंट ए के बिल्कुल साथ यहीं पर पॉइंट ए और यहाँ पर आपके पास पॉइंट बी है, तो सारे का सारा करंट इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा। पॉइंट बी पर पोटेंशियल बड़ा ही कम हो। फिर देख लें, मैं पॉइंटर को यहाँ से स्लाइड करके इधर ले आया, इस पॉइंट पर आ गया पॉइंटर, करंट पास करेगा पॉइंटर से होकर रेजिस्टेंस में, पूरी की पूरी रेजिस्टेंस उसको यूटिलाइज करेगी और पॉइंट बी पर आएगा। और इस केस के अंदर अंडरस्टूड है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू कम होगी, पोटेंशियल भी काफ़ी ड्रॉप कर जाएगा। सेम इसी तरह अगर मैं पॉइंटर को आगे मूव करवाना शुरू कर दूं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? उसकी वजह ये है कि ये डिस्टेंस कम होता जा रहा। अब जहाँ पर पहले इस पूरी रेजिस्टेंस में से करंट पास कर रहा था, अब पूरी रेजिस्टेंस में से नहीं कर रहा बल्कि इस थोड़े से हिस्से से कर रहा है। मतलब बात का यूँ समझे ना कि पहले आपने वायर यहाँ लगाई, यहाँ से आउटपुट ली, पूरी की पूरी रेजिस्टेंस यूज़ हुई, ऑब्वियसली करंट की वैल्यू कम मिलने वाली है। दूसरे केस में आपने क्या करना है, आपने पॉइंटर को स्लाइड करके इस ब्लू स्पॉट पे लें। अब रेजिस्टेंस कितनी यूज़ होगी? सिर्फ इस पोर्शन की। जब रेजिस्टेंस कम हो गई तो ऑब्वियसली आपके पास वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। सो हम इस सेटअप को यूज़ करते हैं एज वेरिएबल रजिस्टर। और वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट को जब आप सर्किट में लगाते हैं तो इसके लिए हम सिंबल यूँ यूज़ करते हैं, रजिस्टर के ऊपर एक एरो, इट मींस इट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर। सेम इसी तरह हमने पढ़ा था जब बैटरी के ऊपर हम ऐसे का एरो शो कर दें कि आपने बैटरी भी वेरिएबल लगा रखी है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब मैं अगर इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूँ या इस को सर्किट में शो करूं तो वहाँ पर आपको मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कुछ यूँ हमने सिचुएशन बनाई कि एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर यहाँ पर लगा हुआ है सपोज एक बल्ब। इस बल्ब को हमने बैटरी के टर्मिनल से अटैच कर रखा है। अब बैटरी के टर्मिनल से अटैच करने के बाद यहाँ कहीं पर हमने लगा रखा है अपना रियोस्टेट। मतलब मैं अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ कहीं पर मैंने ड्रॉ कर रखा है रियोस्टेट। ये नीचे है रेजिस्टेंस वायर और इसको यहाँ से हम अटैच कर देते हैं वायर के दूसरे एंड के साथ और दरमियान में लगी हुई है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव। अब क्या होगा? अब होगा यूँ कि करंट यहाँ से फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस वायर में। ये जो ऊपर पॉइंटर है, जिस पॉइंटर लेट से इट इज़ पॉइंटर सी, ये पॉइंटर सी मूवेबल है। अगर इस पॉइंटर सी को मैं ए के साथ रख दूं, पॉइंटर सी को मैं अगर ए के साथ यहाँ पर अटैच कर दूं, मतलब इस बात का ये है कि कोई रेजिस्टेंस यूज़ नहीं हो रही। करंट यहाँ से अटैच हो सी से हो जाएगा और यहाँ से मूव करता हुआ बल्ब की तरफ। इसका मतलब बल्ब विल गेन द मैक्सिमम पोटेंशियल।
और अगर मैं इस C को अटैच कर दूं कहीं मिडवे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप रेजिस्टेंस का ये वाला हिस्सा तो यूज़ कर रहे हैं, करंट इस रेजिस्टेंस में एंटर होगा और यहाँ से C में से एंटर होकर वापस बल्ब से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पहुँच जाएगा। और अगर मैंने रेजिस्टेंस मज़ीद बढ़ानी है तो मैं इस C को यहाँ से अटैच कर दूँगा पॉइंट B के साथ, और यूँ पॉइंट B के साथ जब अटैच होगा तो पूरी की पूरी रेजिस्टेंस यूटिलाइज होगी। तो जब सारी की सारी रेजिस्टेंस यूटिलाइज होगी तो ये बल्ब ऑन तो हो रहा होगा लेकिन इसको पोटेंशियल कम मिलेगा। तो रेजिस्टर दो काम कर रहा है, ये वेरिएबल रेजिस्टर पहला काम कर रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर रहा है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेजिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेजिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो फिनोमेनन हो रहा है दैट इज़ द फिनोमेनन ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर, कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पोटेंशियल को चेंज भी कर सकते हैं, चाहें तो पोटेंशियल बढ़ा लें चाहें तो पोटेंशियल कम कर दें। व्हेन एवर द पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम एंड वेयर इज़ द केस द पोटेंशियल विल बी मिनिमम। तो यहाँ पर यूँ होगा, पोटेंशियल ड्रॉप तब ज़्यादा होगा जब आप टर्मिनल B को यूज़ कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप तब कम होगा जब हम सिर्फ पोटेंशियल A को यूज़ कर रहे हैं, तब ज़ीरो होगा पोटेंशियल ड्रॉप। सो स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें तो इस सर्किट को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन एज ए वेरिएबल रजिस्टर, नंबर टू एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो पोटेंशियल डिवाइडर के लिए यूँ है कि सपोज़ हमारे पास बुक वाला अगर सिनेरियो डिस्कस करें तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, इसको यहाँ से हमने एक्सटेंड करके दूसरी तरफ ज्वाइन कर रखा है एक रेजिस्टेंस के साथ। ये वही असल में रजिस्टर है, डायग्राम थोड़ी सी चेंज होगी क्योंकि ये सर्किट डायग्राम कह लें और ये भी सर्किट डायग्राम ही है लेकिन थोड़ा सिंबॉलिक ज़्यादा टर्म्स यूज़ हो गई। बहरहाल अब हमने यहाँ पर वो पॉइंटर लगा के इस पॉइंटर C को यूँ अटैच करना है। C यहाँ पर सामने अटैच है, ये अंडरस्टूड है। ये पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट है हमारा B। करंट का पाथ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ये पॉइंट है हमारा C, जिस तरह मैंने वहाँ पर ड्रॉ किया। एंट्रेंस A से, एग्ज़िट B से, एंट्रेंस A से, एग्ज़िट B से, और दरमियान में पोटेंशियल डिवाइडर का काम कौन कर रहा है? C काम कर रहा है। अब अगर मैं C को B के साथ कनेक्ट कर दूँ, सिचुएशन नंबर वन, व्हेन यू कनेक्ट द C विद B, अगर हम C और B को कनेक्ट कर दें इसका मतलब सारी की सारी रेजिस्टेंस यूटिलाइज हो रही है और जो पोटेंशियल डिवाइडर वाला रोल है वो प्ले नहीं होगा। पोटेंशियल डिवाइडर का रोल प्ले करने के लिए होना क्या चाहिए? सारे का सारा फैक्टर जो C का है वो बीच में होना चाहिए। इसका मतलब इस केस में हमें जो वोल्टेज मिलेगा दैट वुड बी मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम की वैल्यू होगी V। क्यों? क्योंकि ये सारे का सारा पोर्शन यहाँ पे यूटिलाइज होगा। सॉरी, यहाँ पर होगा क्या कि जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये सारे का सारा यूज़ होगा। जो पोटेंशियल की वैल्यू हमें मिलेगी, पोटेंशियल बिटवीन C एंड B, इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। पोटेंशियल C और B का ज़ीरो क्यों? क्योंकि जितना करंट C की तरफ जितने पोटेंशियल का फ़्लो करेगा उतने पोटेंशियल का करंट B से आगे फ़्लो करेगा, और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो C और B के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गई मिनिमम वैल्यू। अब आप इस C को अपवर्ड पुश करें। C अपवर्ड पुश करने का मतलब इस ब्लू वाले को उठाकर आप कहीं मिडवे ले आए। अब जब ये पॉइंट C पर C कहीं पर मिडवे आ गया तो अब सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस पहले थी R, अब सर्किट की जो स्मॉलर रेजिस्टेंस ये यूज़ हो रही है दैट इज स्मॉल r। अब इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जब हम डिस्कस करेंगे तो हम यूँ कहेंगे कि टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा VCB, इट विल बी इक्वल टू I क्या चीज़ है? इस सर्किट का टोटल करंट इनटू R, बिकॉज V इज इक्वल्स टू IR। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, फिर इसको देखते हैं, फिर से इसको मैं समझा दूंगा। वक्त की कोशिश करें कि साथ साथ आप करने के काबिल।
ये R क्या चीज़ है, C और B के दरमियान में रेजिस्टेंस, तो वो कितनी है, स्मॉल r, V इज इक्वल टू आई आर, वी सी बी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से मैं कहूँ वी सी बी इज इक्वल टू, इस फार्मूले से लिखें I की वैल्यू, तो I इज इक्वल टू V ओवर R, सो यू कैन राइट इट एज V इंटू आर ओवर R। ठीक हो गया। अब ये पॉइंटर वाली सारी डिस्कशन फिर से, नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट आप यूँ करें, चीज़ों को आसान करते हैं, ये है ही नहीं, होगा क्या, करंट आए यहाँ से फ्लो करेगा, बी में से गुजरता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, सिचुएशन कंप्लीट। इस दौरान जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, दैट पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू वी, और ये कौन से दो टर्मिनल्स के दरमियान में होगा, ये ए और बी के दरमियान में है, विच इज़ इक्वल टू आई आर। आई इस सर्किट का करंट और आर ये पूरी की पूरी रेजिस्टेंस ए और बी के दरमियान। अब आप यूँ करें, पॉइंटर ड्रॉ करें, पॉइंटर को हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट ए पे, ये आ गया पॉइंटर वाला पोर्शन सी। जब पॉइंटर को आप इस पोजीशन पे भी ड्रॉ करते हैं, तब क्या होता है, मैक्सिमम करंट यहाँ से पोटेंशियल फ्लो करेगा, सो मैक्सिमम जो हमें वैल्यू मिलेगी पॉइंट सी से, वो वही मिलेगी जो बैटरी वी प्रोवाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि करंट गुजरने के लिए हमेशा आसान रास्ता फॉलो करता है, वो दरमियान से नहीं जाने वाला, वो सी में से फ्लो करके निकल जाएगा यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल। तो इस केस में हमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू वी, पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट, और ये पोटेंशियल कौन सा होगा, ये सी और बी के दरमियान में होगा, मतलब मैक्सिमम के केस में वी सी विल बी इक्वल टू वी। कब? जब when C is connected with A, when C is connected with A। अब नेक्स्ट चीज़, इस C को नीचे मूव करें, नीचे मूव करवा कर हम C को किसी इस पॉइंट पर टच कर देते हैं। C को इस पॉइंट पर टच करने पे हम कह देते हैं C और B पॉइंट के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है, C और B पॉइंट के दरमियान में ये रेजिस्टेंस का पोर्शन, मैं उसको क्लियर कर दूं, ये रेजिस्टेंस का पोर्शन है, इस रेजिस्टेंस के पोर्शन को हम नाम दे रहे हैं R। अब क्या होगा, अब हमारा टोटल पोटेंशियल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, टोटल जो सर्किट का पोटेंशियल है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स किस तरह, एक तो वो पोटेंशियल है जिसने यहाँ से आगे फ्लो करना है, वो पूरी की पूरी रेजिस्टेंस यूज़ करके निकल रहा है। दूसरा ये है कि जिसने यहाँ से निकल जाना है, और इस केस के अंदर C का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, B का पोटेंशियल कम होगा। जो C तक पोटेंशियल ज़्यादा क्यों होगा, C ने इतनी सी रेजिस्टेंस यूज़ की, सिर्फ ये पोर्शन। B का पोटेंशियल कम क्यों होगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी ये रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा है। दो अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, B के पास पोटेंशियल कम है, C के पास पोटेंशियल ज़्यादा है। क्यों? C की रेजिस्टेंस यूटिलाइज उसने की वो कम है, B तक पहुंचने में जो रेजिस्टेंस का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमारे पास पोटेंशियल में ड्रॉप मिलेगा, और उस पोटेंशियल के ड्रॉप को हम कैलकुलेट जब करते हैं तो हम कहते हैं वी सी बी इज इक्वल टू आई आर, दोनों के दरमियान में रेजिस्टेंस का डिफरेंस वो लिख दिया, और आई किसकी इक्वल है, वी ओवर आर, वी सी बी इज इक्वल टू वी आर ओवर आर। तीसरा केस, अब इस C को आप कनेक्ट कर दें B के साथ, यहीं पर ही रेजिस्टेंस का कोई पोर्शन C यूज़ जिससे C बच रहा हो वो है ही नहीं। अब क्या हो रहा है, C और B दोनों एक जितना ही पोटेंशियल गेन कर रहे हैं। क्यों? C और B पॉइंट इकट्ठे हैं, सारे का सारा पोटेंशियल गुजर के आएगा, जो पोटेंशियल B का वही पोटेंशियल C का। अब जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो हम यूं कह सकते हैं, जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो वी बी माइनस वी सी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना दोनों को माइनस करके, तो डेल्टा पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा, ज़ीरो। और ये ज़ीरो के केस में वैल्यू कौन सी होती है जी, मिनिमम होती है। मिनिमम वैल्यू ज़ीरो, मैक्सिमम वैल्यू v, और मिनिमम वैल्यू कब होती है, व्हेन
C is connected with A। तो यूं हम पोटेंशियल को डिवाइड कर लेते हैं, तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। सो रियोस्टेट के कितने काम हो गए? 2। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज it can be used as a potential divider, it can also be used as a variable resistor, it depends upon the position of the C, the slider, कि आप उसको जिस पॉइंट पर रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस होगी। नेक्स्ट इस चैप्टर इसका नेक्स्ट जो आपका हिस्सा है वो है थर्मिस्टर्स के ऊपर। थर्मिस्टर में सिर्फ और सिर्फ वो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, रियोस्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो थर्मिस्टर क्या चीज़ है? थर्मिस्टर असल में हीट डिपेंडेंट रेजिस्टर हैं। इनको हमने ओम्स लॉ में भी डिस्कस किया था। इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। हाँ, अब मॉडर्न जो हमें मिल रहे हैं, मॉडर्न के अंदर थर्मिस्टर्स में पॉजिटिव वाले भी हैं, लेकिन बेसिकली ये नेगेटिव ही होते हैं। अब इनकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर कोबाल्ट यूज़ किया जाता है, आयरन यूज़ किया जाता है, निकल यूज़ किया जा सकता है, उसके बाद मैग्नीशियम यूज़ किया जाता है। इन सब के ऑक्साइड्स, इन सब का कॉम्बिनेशन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इनके ऑक्साइड्स को हम यूज़ करते हैं और इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू है, इनके लिए नेगेटिव होती है। नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि थर्मिस्टर्स के अंदर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। टेम्परेचर के बढ़ने से जब रेजिस्टेंस कम होगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। तो जब टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो आर टी हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम, आर नॉट टेम्परेचर ये ज़्यादा, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर लें तो हमारे पास अल्फ़ा का आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव को वैल्यू होगी और यूनिट साथ पर केल्विन होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि थर्मिस्टर वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है। बने किस चीज़ से होते हैं? ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं, मेटल्स के ज़्यादातर, और सेरामिक मटेरियल्स इनमें भी यूज़ किए जाते हैं। और इनका रोल क्या है? इनका पहला रोल ये है कि ये यूज़ किए जाते हैं एज ए थर्मोमीटर। दे कैन बी यूज एज थर्मोमीटर, कि ये टेम्परेचर डिटेक्टर के तौर पर यूज़ होते हैं और टेम्परेचर अबाउट 10 केल्विन तक मेजर कर सकते हैं। और दूसरा, थर्मिस्टर्स आर यूज टू चेक द हीट और फायर अलार्म्स के तौर पर इनको यूज़ किया जाता है। फायर अलार्म्स के तौर पर यूँ कि ये रूम टेम्परेचर पे तो कंडक्ट नहीं करते, आप इनको हीट करते हैं तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपने किसी रूम के अंदर इन अलार्म इनको लगाया हो तो दे कैन बी यूज्ड एज फायर अलार्म्स, कि यहाँ पर आपने लगाया हुआ थर्मिस्टर, इन केस रूम के अंदर आग लग जाए तो रूम के अंदर आग लगने के केस में क्या होगा? थर्मिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस इसकी कम होगी, करंट फ्लो करेगा। आगे आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दें किसी अलार्म सिस्टम के साथ, तो ये अलार्म सिस्टम जैसे ही आग लगेगी वैसे ही करंट पास हुआ, अलार्म सिस्टम ऑन होगा और डिटेक्ट हो जाएगा कि देयर इज़ समथिंग लाइक फायर और हाई टेम्परेचर कंडीशंस। तो इस तरह उस चीज़ को हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो थर्मिस्टर्स का टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के